खास बातचीत में मौजूद थे डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा की अपने विकास कार्य नलवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या विकास कार्य एक ऐसी चीज है जो निरंतर उसकी जरूरत होती है, निरंतर चलता रहता है। हमारे गांव में ये समस्या आ रही है और विधायक जी आप हमारा ये काम कीजिए, मिलते बहुत कम आप के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो मिलने की समस्या तो वो आपको कतई नहीं कहेंगे, चाहे हमारे विरोधी भी होंगे। महिला कोच का मामला चला हुआ है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद आरोपी को बचा रहे। 8-8 घंटे पुलिस मेरे को बुलाती है लगातार 20 दिन से, संदीप सिंह को बुलाया नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री पूरा उनका पक्ष कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वास्तव में ही लड़कियों को न्याय मिल पाएगा? न्याय ना मिले ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दोषी हम नहीं कह सकते। इसकी जांच चल रही है, उसके ऊपर मैं कोई ज्यादा टिप्पणी करूं कोई अच्छी बात नहीं है। सारे हरियाणा के सरपंच कहीं की बगावत में उतरे हुए, सभी ब्लॉकों के ताला लगा रखा है। सरकार ने तो बनने से पहले ही हमें चोर घोषित कर दिया, ये तो गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये तो पैसे खा जाएंगे। अरे बोलो चाय बना के दे दी हमें, चाय पी नहीं है तो सरकार को क्या पता चलेगा फीकी है या मीठी है? तो उनको कुछ देने से पहले ही हमें गुंडा साबित कर दिया, हमें लुटेरा घोषित कर दिया। कि अपने चैत्य को टेंडर देने का काम किया, अपने चैत्यों को कार्य दे दिया। सरकार की बात वो ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं या ठीक तरीके से समझा नहीं पाए हैं। यानी कि आपके नेताओं की कुछ न कुछ कमी है नहीं, या तो वो सरपंचों को समझा नहीं पाए हैं, क्योंकि बदलता किया तो बीच नहीं गए, बीच गए तो देवेंद्र पब्लिक की भाषा में एटीट्यूड है, एक घमंड भरा हुआ है, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास की फाइल आएगी, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं सुलट लूंगा। कुर्सी किसी की बापोती नहीं होती। आप लोकसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं हिसार से, किसकी जिम्मेवारी कहाँ लगती है ये तो पार्टी का विषय है, ये कोई मेरा विषय नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज नलवा विधानसभा क्षेत्र और हिसार जिले में। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा, खास बातचीत में विधानसभा उप स्पीकर हैं। तो मैं इनसे बातचीत किसान आंदोलन की करें, उस समय सभी नेता कहीं ना कहीं बातचीत से कतराते थे, कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे। उस समय भी हमारे साथ रणवीर सिंह गंगवा जी मौजूद हैं, ये लगातार बातचीत कर रहे थे कैमरे पे, और इन्होंने लाइव आके हमारे 1 घंटे के प्रोग्राम में उस समय भी लोगों से बातचीत की थी और लाइव लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए थे बेबाक तरीके से, डंके की चोट पे। और उस समय कहीं ना कहीं सबका हवा था कि क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, सब बसते घूमते थे। फिर एक बार दोबारा से खास बातचीत में मेरे साथ रणवीर सिंह गंगवा जी मौजूद हैं, इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। लगभग चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, 12 महीने लोकसभा चुनाव के बचे हैं, 1.5 साल विधानसभा चुनाव के हैं। सभी अपने अपने तरीके से अपना प्रचार अभियान जारी है। तो नलवा विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछोगे, कितने विकास कार्यों की इन्होंने जड़ी लगाई है, आने वाले समय में इनका क्या मूड है चुनाव लड़ने का, और भी कई विषयों पर बातचीत करेंगे। जी आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार जी, सबसे पहले बातचीत करते हैं नलवा विधानसभा क्षेत्र को लेकर, क्योंकि लोगों को बड़ी उत्सुकता रहती है, बातचीत करते हैं। उस समय काफ़ी नलवा विधानसभा क्षेत्र में कमी, विकास कार्यों की काफ़ी कमी थी। जब आपने पदभार संभाला था तो उस समय बड़ी आस थी, आपको बड़ा पद भी दिया बीजेपी पार्टी ने, और शीर्ष नेता में आपकी गिनती की जाती है हरियाणा प्रदेश में। और आप कहते हैं कि बहुत सहनशील हैं, कम बोलते हैं, अग्रेसिव नहीं होते। तो विकास कार्यों को लेके पूछेंगे कि आपने विकास कार्य नलवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या क्या सौगात दी हैं? देखिए, विकास कार्य एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर उसकी ज़रूरत होती है, निरंतर चलता रहता है। जहाँ तक आपने नलवा क्षेत्र की बात की, नलवा क्षेत्र 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, नलवा शहरी क्षेत्र और नलवा ग्रामीण क्षेत्र। और चुनाव के अंदर भी हमने लोगों से वायदा किया था, खासकर क्योंकि नलवा जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वो पीने के पानी की भी बड़ी भारी दिक्कत थी, सिंचाई की पानी की, क्योंकि राजस्थान के साथ लगता हुआ एरिया है, उसमें दिक्कत थी। और इसी तरीके से जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर भी जो कुछ तो नहर से शहर की साइड का एरिया है, जिसके अंदर पटेल नगर, चंद्रलेन कॉलोनी और सेक्टर 15 डिफेंस कॉलोनी,
फ्रेंड्स कॉलोनी, HAU, ये एरिया आता है, सेक्टर 15 का भी, और इसके ये डेवलप एरिया है। और जो बाकी जो शहरी क्षेत्र है जो कैमरी रोड और गंगवा रोड का है वो आउटर कॉलोनियों का है, तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़रूरत विकास कार्यों की थी, खासकर पीने के पानी की भी दिक्कत थी। हमने इस क्षेत्र के अंदर जो शहरी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, जहां जहां गलियां नहीं थी वो बनवाने का काम किया। सीवरेज व्यवस्था को भी हमें नए सिरे से लेकर के आए जहाँ जहाँ नहीं थी। अमृत योजना के तहत हमने नई पाइपलाइनें बिछाने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि पानी, पीने के पानी की कोई किल्लत और दिक्कत आज जो है नलवा क्षेत्र के अंदर नहीं है। इसी के साथ साथ जो कैमरी रोड के ऊपर हमने एक ओवरब्रिज भी बनाने का काम किया, अंडरपास भी, ओवरब्रिज भी। और जो कैमरी रोड है उसकी हालत कोई ठीक नहीं थी, आगे तक हमने उसको 4 लेन करवाने का काम किया, निगम के एरिए से भी आगे तक। सिंचाई के पानी की बात करूं तो सिंचाई के पानी की भी बड़ी किल्लत परेशानी थी। लोगों की डिमांड थी कि 2-2 बारी कम से कम आनी चाहिए। ये ठीक है कि पानी की जब तक और व्यवस्था ना हो तब तक हम पूरे साल तक 2-2 बार नहीं दे सकते, लेकिन जो पानी हमारे पास है उपलब्ध उसको हमने टेल तक पानी पहुंचाने का बात काम किया। जहाँ तक शिक्षा की बात जी, शिक्षा की बातचीत तो हम बाद में करेंगे। लोग अभी विधानसभा के देख रहे हैं, जो पहले भी कई लोगों के पर्सनल हमारे पास भी फ़ोन आए, कहते हैं कि एक मिलते बहुत कम आप, और जो विकास कार्य हो चुके जो लोग अभी देख रहे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के, कहीं किंतु परंतु कमी लोगों की बची भी है, तो वो फिर कहाँ मिले आपको और कहाँ आपको बताएं कि हमारे गांव में ये समस्या आ रही है और विधायक जी आप हमारा ये काम कीजिए, तो कहाँ किस तरीके से फ़ोन पे करें या आपसे खुद संपर्क करें विधानसभा क्षेत्र के? मेरे ख्याल से अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो मिलने की समस्या तो वो आपको कतई नहीं कहेंगे, चाहे हमारे विरोधी भी होंगे वो भी ये आपको नहीं कह सकते कि गंगवा साहब से मिलना नहीं हुआ। क्योंकि मेरी आदत है, जब से मैं जिला परिषद मेंबर बना तभी से आदत है कि सुबह चाहे जितने बजे मर्जी आदमी आ जाए। आज भी मेरे पास सुबह 7 बजे से ही लोग आ जाते, इतनी ठंड है तो भी, और लगातार मैं 10:30, 11, 12 बजे तक उनकी कंप्लीट बात सुन करके उसके बाद मेरा नहाना धोना और खाना होता है। मैं पहले लोगों से मिलता हूँ और मिलने के बाद में प्रयास मेरी तरफ से ये रहता है कि उनकी लोगों की समस्याओं को जो है वो दूर किया जाए। वो लगातार है। मेरे हल्के के लोगों को पता है, कभी भी फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं, कभी भी आकर के मिल सकते हैं। मैं सप्ताह के अंदर मुश्किल से 2 या 3 दिन चंडीगढ़ रहता हूँ, बाकी मेरा हल्के के अंदर ही रहता है। मेरे निवास स्थान पर सुबह ही लोग आकर के जो है वो मिलते हैं। कोई भी यूं कहने वाला नहीं होता कि अभी कोई सो रहे हैं या अभी कोई मिल नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा कोई नहीं रहता। कभी भी आकर के मिल सकते हैं, कभी भी। साहब ये डिप्टी स्पीकर हमारे साथ रणवीर सिंह गंगवा बने हुए हैं। साहब यहाँ तो लोग पार्षद बनते ही पीए रख लेते हैं और वो फ़ोन तक नहीं उठा पाते, उनका पीए फ़ोन उठाता है। लेकिन रणवीर गंगवा की एक खासियत बात ज़रूर है विधायक जी की, क्योंकि ये फ़ोन खुद रखते हैं और जब भी फ़ोन उठाते हैं ये खुद ही फ़ोन रिसीव करते हैं। अभी महिला कोच का मामला चला हुआ है और कल महिला कोच ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये झज्जर की लड़की है महिला कोच शिक्षा, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद आरोपी को बचा रहे हैं संदीप सिंह को। उन्होंने कहा कि 8-8 घंटे पुलिस मेरे को बुलाती है लगातार 20 दिन से, मैंने हर सबूत दे दिया उसको, मैंने हर उसकी इंक्वायरी में शामिल हो चुकी, मैं फटे कपड़े, मेरा मोबाइल, सबूत, सब कुछ। संदीप सिंह को बुलाया नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री पूरा उनका पक्ष कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे डेमोलाइज किया जा रहा है, मुझे तोड़ा जा रहा है। मेरे खुद ऑफिस के अंदर एक महिला है, डिप्टी डायरेक्टर कौन है, वो कहती है ये तो कलर कर रखा है, ताने मारती, इसका तो रेप होना चाहिए था। जिस मकान में मैं रहती हूँ उस मकान मालिक की वाइफ छत पे खड़ी होके कहती है तो बलात्कार के काबिल थी। तो हर जगह से मुझे डेमोलाइज किया जा रहा है। तो क्या वास्तव में ही संदीप सिंह इतने बड़े हो गए कि उनसे अब तक मंत्रालय या फिर मंत्री की कुर्सी से बर्खास्त नहीं किया गया है? तो आपका नज़रिया क्या है? क्या वास्तव में ही लड़कियों को न्याय मिल पाएगा या फिर मुख्यमंत्री तो कह चुके हैं, अनर्गल बातें हैं, मनीष ग्रोवर कह चुके हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं, शिक्षा मंत्री कह चुके हैं, आजकल ये ट्रेंड बना लिया, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा खिलाड़ियों का ट्रेंड है, तो आपका क्या नज़रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर किसी को भी जो है न्याय ना मिले ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। आरोप जब तक सिद्ध नहीं होते तब तक आरोप होते हैं और आरोपों की जांच होती है। मैं जो प्रेस के माध्यम से ही, अखबारों के अंदर भी, मीडिया के माध्यम से भी जानने को मिला कि लंबी पूछताछ संदीप सिंह जी से भी हुई है। जो आरोप उस महिला कोच ने जो लगाए हैं उसके बारे में विस्तार से उनसे बातचीत हुई। घंटों तक वो जो है तो थाने के अंदर बैठ कर के उन्होंने उसका उत्तर देने का काम किया है। कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर कोई अगर आरोप लगाता है तो जब तक उसको आरोप सिद्ध नहीं होते, आरोप की जब तक जांच नहीं होती तब तक उसको दोषी हम नहीं कह सकते। तो ये जांच का विषय है। जब किसी भी चीज़ की जांच चल रही हो उसके ऊपर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी करूं कोई अच्छी बात नहीं है। ये जांच का विषय है, पुलिस का काम है जांच करना, पुलिस अपना काम कर रही है। जहाँ तक खेल विभाग उन्होंने छोड़ दिया था वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास है, ताकि किसी भी तरह की कोई जाँच जो है वो प्रभावित ना हो। सर, ई टेंडरिंग का मामला चला हुआ, सारे हरियाणा के सरपंच कहने की बगावत में उतरे हुए हैं, सभी ब्लॉकों के ताला लगा रखा है और आप बहुत सेंसियर नेता हैं, आपने बहुत पड़ाव देखे, राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ रहे हैं, आपने उनकी सरकारें बनाई है, उनके साथ रहे हैं। तो आपसे जानना बहुत ज़रूरी है, ई टेंडरिंग वास्तव में सही है या सरपंचों के लिए घाटे का सौदा है? सरपंच कहते हैं 2 लाख से हम काम नहीं करेंगे, हमें 20 लाख चाहिए। अगर हम चोर होते तो गांव वाले हमें सर्टिफिकेट नहीं देते, हमें नहीं जिताते। सरकार ने तो बनने से पहले ही हमें चोर घोषित कर दिया, ये तो गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये तो पैसे खा जाएंगे। अरे बोलो, चाय बना के दे दी हमें, चाय पी नहीं है तो सरकार को क्या पता चलेगा फीकी है या मीठी है? तो उनको कुछ देने से पहले ही हमें गुंडा साबित कर दिया, हमें लुटेरा घोषित कर दिया। तो क्या वास्तव में उनकी जायज़ मांग है? ताला लगा के बैठे हैं, क्या वास्तव में इतनी कड़कती ठंड में? बोलो। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी में हम विश्वास रखने वाले लोग हैं। मेंबर पंचायत से लेकर के मेंबर पार्लियामेंट तक लोग चुनने का काम करते हैं। जो लोग चुने हुए हैं उनको चोर या उनके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो भी लोग चुने होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। हमारी जो चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ट्रांसपेरेंसी से कार्य हों। सरकार का प्रयास ये है कि जो कार्य है वो ट्रांसपेरेंसी से हो। आमतौर पर आप लोग ही मीडिया के माध्यम से ये आरोप लगा देते हैं कि अपने चैत्यों को टेंडर देने का काम किया, अपने चैत्यों को कार्य दे दिया। और जब ट्रांसपेरेंसी करने का काम सरकार ने किया है इसके अंदर कि भाई 2 लाख रुपए का कोई इमरजेंसी काम है तो वो तो सरपंच करवा ले, और उससे कोई बड़ी बात है। मैं तो ये कहूँगा कि सरपंचों को या जनप्रतिनिधियों को चोर नहीं समझा, बल्कि उनके ऊपर और ज़्यादा विश्वास करने का काम जो है इस सरकार ने किया है। पावर का विकेंद्रीकरण करने का काम किया है, उनको और ज़्यादा पावरफुल बनाने का काम जो है हमारी सरकार कर रही है। और जब तक चुने हुए लोग, पावर का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, जब केवल अगर पावर सेंट्रलाइज रह जाए तो फिर प्रजातंत्र का में वो कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि जो लोग चुन करके आए हैं वो सारे जिम्मेदार लोग होते हैं और उनको अपनी पावर दी जानी चाहिए। हमारी सरकार ने भी वो देने का काम किया है। अभी जो है 1100 करोड़ रुपए, जिसमें से 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो सीधे खातों के अंदर 3 दिन पहले ही जो है पंचायतों के अंदर गए हैं। और वही काम होंगे जो वहाँ की पंचायत रेजुलेशन पास करेगी, जो सरपंच और मेंबर कहेंगे वही काम होगा। केवल करने का जो तरीका है वो ये है कि जो 2 लाख से ऊपर का काम है वो जो है वो टेंडर से करा लिया जाए, और सरकार ने उसको सरल करते हुए, उससे टाइम ज़्यादा ना लगे को वो जो 25 लाख रुपए तक के काम है वो तो जेई उसको जो अप्रूवल दे देगा। जो सरपंच अप्रूवल देगा और जेई उसको एस्टिमेट बना करके और 7 दिन का टेंडर लगा करके उसको काम शुरू हो जाएगा। तो उसमें विश्वास ना करने वाली बात, चोर साबित करने वाली बात, ये कहना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। और उससे ऊपर का जो है 25 से ऊपर 50 लाख रुपए तक का एसडीओ का है, 1 करोड़ रुपए तक का एक्शन का है, उससे ऊपर चीफ इंजीनियर का है। ये एक स्लैब बना दिए गए हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी से कार्य हो। जहाँ तक बात सरपंचों की बात है, जो सरपंच विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि या तो
सरकार की बात वो ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं या ठीक तरीके से समझा नहीं पाए हैं। संवाद की ज़रूरत है आपस के। आप ये बात तो आप समझते हैं, यानी कि आपके नेताओं की कुछ न कुछ कमी है, या तो वो सरपंचों को समझा नहीं पाए हैं, क्योंकि बदनता किया तो बीच नहीं गए, बीच गए तो देवेंद्र पब्लिक की भाषा में एटीट्यूड है, एक घमंड भरा हुआ है। वो जाके जनता के बीच अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास की फाइल आएगी, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं सुलट लूँगा। इस तरीके की भाषा का प्रयोग इतना बड़ा जनप्रतिनिधि, इतनी बड़ी कुर्सी दे रखी है, क्या उनका दायित्व तो बनता है? आज कुर्सी आपके पास है, कल किसी और के पास होगी 12 महीने बाद। तो इस तरीके की बात, मैंने कहा कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर कुर्सी किसी की बापोती नहीं होती, और ना ही उसमें कोई छोटा होता ना कोई बड़ा होता, चुने हुए प्रतिनिधि है। और मैंने जैसे पहले कहा कि आपस के अंदर हड़ताल करना ये कोई भी किसी भी विषय का समाधान नहीं है। संवाद से ही हर बात, जो कोई भी बात है वो हल होती है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद संवाद करके, खुद बातचीत करके वो करना चाह रहे हैं, एक नया प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें अगर कोई डिले होता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। सरकार का कहीं भी कोई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कहीं भी कोई इसको लेकर के कोई अड़ियल रवैया नहीं है। वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो। अभी एक बारी मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी सभी जो हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो मेंबर है, बीडीसी मेंबर है, जिला परिषद के मेंबर है, उनको सारों को से यही कहना चाहूँगा कि एक बारी ये नया प्रयोग है, इसको करके देखें। इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी आती है, उसमें अगर कोई कमी फिर नज़र आती है तो समय समय के ऊपर उसका सरलीकरण किया जाता है, आगे भी हो सकता है। लेकिन किसी भी बात को लेकर के कोई अड़ियल रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए, फिर तो उसमें कोई बदलाव कभी कभी होंगे नहीं। एक कोई भी जो हमारा कोई सिस्टम चल रहा है, हम कोई एक डरे पे नहीं चलते, उसके अंदर बदलाव करके देखते हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसमें चेंज भी बाद में हो सकता है, उसे बाद में चर्चा की जा सकती है कि ये हमें दिक्कत और परेशानी आई। अगर हमने कोई चीज़ लागू की और उसको शुरू ही नहीं किया, उससे पहले ही अगर हम ये कहें कि ना तो ये तो ठीक नहीं है, तो ये भी कहना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं तमाम जो सरपंच साहिबान हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि जो नया सिस्टम सरकार ने जो किया है, आप लोगों को पावरफुल बनाने का काम किया है। सारे के सारे कामों की अप्रूवल गांव का सरपंच देगा। ये क्लियर उसके अंदर है कि जो गांव का सरपंच अप्रूवल देगा, जो वहाँ की जो गांव की हमारी, जिसको हम छोटी सरकार कहते हैं, जो हमारे जो मेंबर हैं, वो रेजोल्यूशन जो पास करेंगे, किसी भी अधिकारी की या कोई इवन कोई एमएलए या कोई वहाँ का कंसर्न मिनिस्टर, उसका कोई दखल नहीं है। हमने उनको सहायता देने का काम किया है कि अपने मर्जी से वो कार्य करेंगे। उनका जो पैसा है तो वो अपने मर्जी से अपना कार्य कर सकते हैं। जाके अप्रूवल होगी, वहाँ का जेई एस्टिमेट बनाएगा, उसको अप्रूवल देगा। एसडीओ की पावर है तो वो अप्रूवल देगा और उसको टेंडर लगवाने का काम करेगा। ट्रांसपेरेंसी से कार्य होंगे, किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगेगा कि जो सरकार का पैसा है वो किसी को अपने चैत्य को दे दिया या उसको दे दिया। ओपन टेंडर में कोई भी ले, जो कम रेट होंगे जिसको वो काम करेगा। तो हमारे साथ खास बातचीत बने हुए हैं नलवा से विधायक रवनीत सिंह गंगवार, डिप्टी स्पीकर। इन्होंने कहा कि जो चीज़ पहले आपने आजमाई नहीं है उसको पहले ही गलत बताना सरासर गलत है, क्योंकि पावर पूरी सरपंचों के पास है आज भी, और पहले भी सरपंचों के पास ही पावर थी। यानी कि अप्रूवल तो सरपंच को ही देना है, मेंबरों को देना है। वो पास करेंगे तो ही तो ग्रांट पास होगी, पैसा आएगा। अगर वो पास नहीं करते हो तो नहीं आएगा। टेंडर कहाँ से आएगा वो छोड़िए, लेकिन उससे पहले आप पास करेंगे तो ही तो टेंडर आएंगे ना। पूरी पावर सरपंच के पास पहले भी थी, आज भी है। उन्होंने कहा कि समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। एक बार आप आजमा के देखिए, चीज़ को खा के देखिए, अच्छी नहीं लगी है तो आप शिकायत करेंगे, उसके अंदर कहीं के सुधारीकरण का बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो ये चीज़ रद्द भी हो सकती है, सुधार भी किया जा सकता है। तो सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, दिल्ली, पूरे हरियाणा के, पूरे भारत के पहलवान रेसलिंग के वहाँ बैठे, फेडरेशन कोच बहुत बड़ी होती है, तो लगातार 2011 से वो बनते आ रहे हैं। इतने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। उन खिलाड़ियों ने कहा हमने मोदी के सामने पहले कुछ बातें रखी थी, आज भी रखने के लिए तैयार हैं, अब तक कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। कमेटी गठित की है, 3 हफ्ते का समय मांगा है, उसके बाद कहने कि उस पर एक्शन लिया जाएगा। वो खाली पद से ही डिस्चार्ज किए हैं, भाई आप बैठ जाइए। तो आपका इस पर नज़रिया क्या है? और फेडरेशन जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि किसी बड़े उद्योगपति का हाथ है,
यानी कि पहले वो दंत मंजन को रामदेव को ख़राब बता चुके हैं। अगर मेरा दांत गिर गया उसमें लौंग ज़्यादा मिला रखी थी रामदेव के मंजन से। उससे पहले पतंजलि घी को ख़राब बता चुके हैं वो पूरे मंच के सामने, मीडिया के सामने। भाई असली घी तो गांव का घी दूध से आता है। पतंजलि घी खा के कब से पहलवान बनने लगे। तो कि ये वहीं से तो नहीं है वो असली बड़ा मतलब बाबा रामदेव का कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट को ख़राब बताना उनको ये एक भुगतना पड़ा हो कहीं ये बात में। देखिए, जहाँ तक बिरादरी की बात है, खिलाड़ी की कोई बिरादरी नहीं होती है, खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। नंबर दूसरा, जो आरोप लगे हैं वास्तव में गंभीर आरोप है और सरकार ने भी उसको बड़ी ही गंभीरता से लेने का काम किया है। तुरंत सरकार की तरफ से भी कमेटी बना दी गई है और ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। किसी को भी इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उसके साथ कोई अन्याय होगा, कोई भी दोषी होगा तो उसको ज़रूर उसके ऊपर जो है वो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो मैंने जैसे पहले कहा ट्रांसपेरेंसी की सरकार है। हमारे नेताओं पर हमें पूरा विश्वास है और वास्तव में जो लोगों के सामने उन्होंने एक उदाहरण पेश करने का काम किया कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से सरकारें चलाई जाती है। तो देखिए, अभी आरोप लगे हैं, संगीन आरोप है और इन आरोपों को भी गंभीरता से सरकार ने लिया है। अब जो जांच चल रही है, जांच के बाद में सारा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। मीडिया के सामने कहा कि बड़े उद्योगपति के इशारे पर हो रहा है, तो बड़ा उद्योगपति कौन हो सकता है? देखिए, किसने क्या कहा है उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मैंने तो जैसे कहा कि जैसे ही ये मामला हमें भी जैसे समाचार पत्रों से, मीडिया के माध्यम से पता चला और सरकार ने भी तुरंत उसके ऊपर जो है वो एक्शन लेने का काम किया है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने खेलों को भी बढ़ावा देने का काम किया है। खिलाड़ियों के साथ हमेशा सरकार रही है और आज भी है और आगे भी रहेगी और कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी मैं नहीं समझता कि आ सकता है कि इतना तुरंत एक्शन करने का काम भी जो सरकार ने किया है। सर चलते चलते दो बात शॉर्टकट में हम जानना चाहेंगे। मेरे साथ डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी बने हुए खास बातचीत में। नलवा विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा राज्य, हिसार में मौजूद हम अभी फिलहाल सरकार को लेके। तो आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप तो सरकार का प्रचार करेंगे, गुणगान करेंगे, लेकिन इससे अलग हटके अभी चुनाव का समय है तो चर्चा गर्म है पूरे हरियाणा में। आप लोकसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं हिसार से, तो क्या वास्तव में ये सच्चाई है? लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं अभी 12 महीने से कम समय में। देखिए, प्रत्याशी कहाँ से होगा, कौन लोकसभा से होगा, कौन विधानसभा के से होगा, ये हमारी जो है चुनाव समिति जो है वो करने का काम करती है। हमारे जो हाईकमांड है वो देख करके करने का काम करती है। वो मेरे कोई अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, लेकिन जो भी होगा कमल के फूल के लिए सारे के सारे हम मिल करके पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम कार्य करते हैं। किसकी जिम्मेवारी कहाँ लगती है ये तो पार्टी का विषय है, ये कोई मेरा विषय नहीं है। लेकिन हमारे जो संगठन जो है बहुत ही मजबूत है और मजबूती के साथ जिस भी कार्यकर्ता को टिकट मिलती, कार्यकर्ताओं में से टिकट मिलती है और उसके लिए फिर सारे हम मिल करके जो है वो कार्य करते हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मैं नहीं कहता, बिलाज पूरी इच्छुक तो है, पूरी जो है जनता ये कह रही है कि 2024 के अंदर फिर से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो है देश के अंदर फिर सरकार बनेगी और पहले से भी और ज़्यादा मजबूती से बनेगी। और इसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा के अंदर फिर तीसरी बार जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2024 में बनेगी। इच्छुक तो आप भी हैं चुनाव लड़ने, लोकसभा विधानसभा? देखिए, मैं तो आज भी एमएलए हूँ और जब चुनावी राजनीति के अंदर आदमी होता है तो इच्छा भी होती है और जो कहाँ किसकी ड्यूटी लगती है, इच्छा से नहीं होता, लेकिन कहाँ किसकी ड्यूटी लगती है वो पार्टी का काम होता है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगती है, जहाँ मेरी ड्यूटी लगेगी मैं कार्य करूँगा। चलते चलते नलवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कोई समस्या हो तो किसी समय आपके पास आ सकते हैं। कोई छोटी मोटी अगर गाँव में कोई काम विकास कार्य नहीं हुआ है या उनके घर तक या उस गाँव तक नहीं पहुँचा है, कोई समस्या है तो कहाँ जाएंगे? नलवा के अंदर लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। अभी भी जैसे मैंने बताया पंचायतों के अंदर हमने 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा अभी 2 दिन पहले ही भेजे हैं। और भी जो भी कोई नाले की खाड़े की कोई बात होती है कंटिन्यूस हम जो कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र भी मैंने जैसे बताया, अभी हमारा मंगाड़ी के अंदर हमने कॉलेज हमारा शुरू हो गया है।
आपने नलवा के अंदर संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया है, आर्यनगर के अंदर संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया है। तो इस तरीके से हमने पूरे नलवा के अंदर जो कार्य चल रहे हैं। फिर भी जैसे मैंने पहले कहा, मैं तो हमेशा यहाँ उपलब्ध रहता हूँ। कभी भी कोई भी व्यक्ति आकर के मेरे से जो है संपर्क कर सकते हैं। और हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि नलवा क्षेत्र के अंदर हम हर तरीके का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का कंटिन्यूस करवा भी रहे हैं और आगे भी करवाने का कार्य करेंगे ताकि लोगों को और ज़्यादा सुविधाएं जो मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ ये रणवीर सिंह गंगवा बने होते खास बात डिप्टी स्पीकर हरियाणा बीजेपी सरकार से। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं सभी इन बातों के साथ? मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।